हेलो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चला हुआ है हाउ टू राइट डेजर्टेशन, जिसके एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट तैयार हो रही है। साथ के साथ जब भी आप लोगों को किसी भी टॉपिक के ऊपर डाउट हो तो कृपया जाके चैनल पे जाके आप लोग प्लेलिस्ट देख सकते हो विद टॉपिक। वहाँ पे आप लोगों को पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी। अब एक मेरे पास कुछ ही क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से 2-3 का मैं फिलहाल आंसर दे देता हूँ और धीरे धीरे सबका आंसर मैं देता रहूंगा। जो क्वेश्चंस थे वो है रिसर्च गैप से संबंधित। एक क्वेश्चन ये था, क्या सर किसी भी पेपर में या डेजर्टेशन में एक से ज्यादा रिसर्च गैप हो सकते हैं? भाई, जब आप रिसर्च गैप को ढूंढने जाओगे तो उसमें आप ये देखोगे, ये थोड़ी देखोगे मुझे एक रिसर्च गैप चाहिए या 2 रिसर्च गैप चाहिए या 3 रिसर्च गैप चाहिए। उसमें आप लोग ये देखोगे कि मैं स्टडी किस चीज की कर रही हूं या कर रहा हूं, मैं किस चीज के लिए डेजर्टेशन लिख रहा हूं। तो उससे संबंधित चाहे कितने भी रिसर्च गैप हैं वो आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। फिर आप लोगों को ये देखना होता है कि जी जितने भी रिसर्च गैप हैं उनमें से ऐसा कौन सा रिसर्च गैप है जिसके ऊपर मैं अच्छे से काम कर सकता हूं। तो कोई भी बाउंडेशंस नहीं होती कि जी हमारे पास केवल एक ही रिसर्च गैप होना चाहिए। वो तो आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपके टाइम ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने गैप के ऊपर काम कर सकते हो इजीली, या फिर आप कुछ क्या निकालना चाहते हो अपनी स्टडी से। तो उसके ऊपर बेसिकली आपके रिसर्च गैप के नंबर्स डिपेंड करते हैं। आप कोई भी पेपर पढ़ते हो तो उस कंडीशंस में सबसे पहले ये चीज होती है कि आप उस चीज को, जो भी आप लोगों को ये लगे कि जी हाँ ये रिसर्च गैप है, उसको नोट डाउन कर लो। और नोट डाउन करने के बाद ये देखो क्या इस रिसर्च गैप का कहीं पर कोई आंसर मिल गया। सेकंड एक क्वेश्चन था, क्या सर रिसर्च गैप और ऑब्जेक्टिव एक हो सकते हैं? अब एक क्वेश्चन आता है, आपने रिसर्च गैप क्यों ढूंढे? हमें अभी तक ऑब्जेक्टिव पे आए नहीं आए। जब हमारे रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई हम कर लेंगे उसी की बेस पे हम ऑब्जेक्टिव भी तो बनाएंगे। वो एक बेस होता है ऑब्जेक्टिव कि आपने रिसर्च गैप ढूंढा। रिसर्च गैप ढूंढने के बाद उस रिसर्च गैप से फिर आप लोग क्या करोगे, उस रिसर्च का या डेजर्टेशन का ऑब्जेक्टिव सेट करोगे। विदाउट रिसर्च गैप आप लोग क्या ऑब्जेक्टिव सेट करोगे? उदाहरण के लिए मैं एक स्टडी कर रहा हूं किसी एक हाईवे के ऊपर या किसी एक गांव के ऊपर। जब मुझे यही नहीं पता होगा कि जी इसमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अभी तक फाइंड आउट नहीं हुई, तो जब मुझे ये पता चल जाएगा कि ये चीजें फाइंड आउट हो गई तो उसी के बेस पे फिर मैं अपने ऑब्जेक्टिव सेट करूंगा। ठीक है, तो जो रिसर्च गैप होते हैं वो किसी भी स्टडी में ऑब्जेक्टिव को सेट करने में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। बिना रिसर्च गैप के जब तक आप रिसर्च गैप को फाइंड आउट नहीं करोगे तब तक आप ऑब्जेक्टिव कैसे सेट करोगे? आप स्टडी क्यों कर रहे हो वो किससे पता चलेगा? वो रिसर्च गैप से पता चलेगा। तो आप लोगों के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है रिसर्च डेजर्टेशन के अंदर या किसी भी रिसर्च पेपर के अंदर, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोगों को आपका रिसर्च गैप पता होना चाहिए। और वो आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, अक्षमता के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो रिसर्च गैप है वो एक होगा या एक से ज्यादा होगा। आप कितने भी रिसर्च गैप ले लो, आप लोगों से कोई नहीं कहेगा, मगर जब आप उस चीज के ऊपर एनालाइज करोगे तो आप लोगों को पता तब लगेगा कि जी हाँ इतने ज्यादा रिसर्च गैप लेके चलूंगा तो उस कंडीशंस में जो मेरी रिसर्च है या डेजर्टेशन है वो बहुत लंबी हो जाएगी। उस डेजर्टेशन या रिसर्च को छोटा करने के लिए हम कोशिश ये करते हैं कि 2 से 3 4 इतने ही रिसर्च गैप किसी भी पेपर के अंदर लेते हैं, पेपर या डेजर्टेशन के अंदर लेते हैं, और उन्हीं रिसर्च गैप के ऊपर हम अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं कि जी हमारे इस डेजर्टेशन के अंदर या रिसर्च पेपर के अंदर या थीसिस के अंदर
ये ऑब्जेक्टिव होंगे, इन ऑब्जेक्टिव को लेके हम स्टडी करेंगे। क्लियर? तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर है। और अगर आपको कुछ और डाउट हो इससे संबंधित तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल दो, मैं आपका अगली वीडियो के अंदर उस चीज का सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है। सेकंड, हम इससे जो पहले वाली वीडियो में स्टडी कर रहे थे, हाउ टू राइट रिव्यू ऑफ लिटरेचर। किसी भी रिसर्च का सबसे अहम पार्ट होता है ये, क्योंकि रिव्यू ऑफ लिटरेचर आप लोगों की जो रिसर्च की दिशा है उस चीज को निर्धारित करता है। अगर आपने बहुत ज्यादा स्टडी कर ली, रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर लिया, तो आप लोगों के माइंड बिल्कुल क्लियर होंगे रिसर्च के प्रति कि जी मेरी रिसर्च कैसी होगी, मैं किस प्रकार से इसको आगे लेके जाऊंगा, मेरी मेथडोलॉजी क्या होगी, मेरे को डाटा कहां से मिलेगा, मैं कौन कौन से मेथड यूज करूंगा एनालिसिस के लिए। वो सारी की सारी चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। और आप क्या करोगे, जो रिव्यू करते हो किसी भी पेपर का, तो उस कंडीशन में आप लोगों को जो ओवरलैपिंग होती है मेथडोलॉजी की, उस चीज से बचते हो। तो क्या होता है, जब भी आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखते हो तो उसके लिए कुछ एक प्रोसेस होती है। प्रोसेस क्या होती है कि जब भी आप रिव्यू लिखोगे तो उस कंडीशंस में जो सबसे पहला एक क्वेश्चन ये होता है, स्कोप एंड क्वेश्चन। डिफाइन योर स्कोप एंड क्वेश्चन। ये मतलब क्या होता है कि जब भी आप कोई भी पेपर पढ़ते हो रिव्यू करने के लिए, तो सबसे पहले आपके माइंड में एक बहुत सारी चीजें अपने टॉपिक से संबंधित, उसके स्कोप से संबंधित और उसके जो आपका क्वेश्चंस है, रिसर्च क्वेश्चंस है, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप एग्रीकल्चर के ऊपर कोई भी काम कर रहे हो तो उस कंडीशंस में आपका बिल्कुल जो फोकस है वो एग्रीकल्चर से संबंधित ही होना चाहिए। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, अगर मैं ये पेपर पढ़ रहा हूं तो उस कंडीशंस में मेरा क्वेश्चंस क्या है, क्या ये पेपर मेरे रेलेवेंस में है या नहीं है। जब आप लोग किसी भी ओपन सोर्स को खोलोगे या किसी भी जर्नल्स को ढूंढोगे तो उसमें बहुत सारे पेपर्स होते हैं। तो उन पेपर्स को पढ़ने से पहले आप लोगों को यह देखना होगा कि जी जिस पेपर को मैं पढ़ रहा हूं, क्या वो पेपर मेरे लिए उसकी कोई रेलेवेंस है या नहीं है तो मैं उस पेपर को पढ़ूंगा, क्योंकि वो मेरे स्कोप या क्वेश्चंस के अंदर आता है। अगर नहीं होता तो उसको मैं छोड़ दूंगा। तो पहला जो इसमें सिस्टम्स क्या होता है, तो उसमें ये चीज होती है कि आप लोगों का स्कोप और क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए जब भी आप किसी भी रिव्यू के लिए कोई भी पेपर पढ़ते हो तो। ठीक है। सेकंड, सर्च फॉर लिटरेचर। आप लोगों को जो भी अपना टॉपिक है, क्वेश्चंस है, उससे संबंधित सर्च करना होता है लिटरेचर कि जी ये कहां पे मिलेगा। उसके लिए कुछ एक एग्जांपल्स है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, गूगल स्कॉलर सबसे फेमस माना जाता है। आप लोग गूगल पे जाओ, गूगल स्कॉलर को टाइप करो, वहां पे अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन करो, वहां पे कोई भी एक कीवर्ड डालोगे तो उस कंडीशन कुछ भी कीवर्ड डालोगे, मान लो कि आपने एक लिख दिया लैंड यूज चेंज, तो उस कंडीशंस में आप लोगों के पास बहुत सारे जो पेपर हैं लैंड यूज से संबंधित वो आ जाएंगे। जो भी आप लोग पढ़ना चाहो उसको पढ़ सकते हो कीवर्ड डालते ही। तो ये सबसे इजीली अवेलेबल है, फ्री सोर्स है। और इसमें भी बहुत सारे ऐसे पेपर हैं जो आपके फुल मिल जाएंगे। अगर आप उसकी साइट को खोलोगे तो उसके साइड में अगर पीडीएफ है या .html लिखा हुआ है या कुछ भी लिखा हुआ है, तो उस कंडीशंस में आप लोग
आसानी से उन पेपरों को पूरा डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हो। या मोस्टली बहुत कम क्या होता है कि आप लोगों को एब्स्ट्रैक्ट मिल जाएगा किसी भी पेपर का गूगल स्कॉलर के ऊपर। तो आप लोग लिटरेचर सर्च के लिए गूगल स्कॉलर का एक जेस्टोर, एक पबमेड, एक स्कोपस, एक वेब ऑफ साइंस, ये बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप लोग क्या कर सकते हो, अपने लिटरेचर को ढूंढ सकते हो। अलग अलग है, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग मिलते हैं। तो उस कंडीशंस में आप लोग इसमें से कुछ से क्या होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, ओपन सोर्स होते हैं, और कुछ से क्या होते हैं, आप लोगों से सब्सक्रिप्शन मांगते हैं, पेड मांगते हैं कि जी अगर आपको कोई पेपर चाहिए तो उसके लिए आप लोगों को पे करना पड़ेगा, और एब्स्ट्रैक्ट आप आसानी से पढ़ सकते हो। तो अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के ये लगता है कि जी हाँ ये पेपर मेरे काम का है, तो उस कंडीशंस में आप उस पेपर को इन वेबसाइट्स के माध्यम से खरीद सकते हो। ठीक है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक टेक्निक होती है स्नोबॉलिंग। स्नोबॉलिंग का मैंने आप लोगों को बताया था कि स्नोबॉलिंग में जैसे कोई भी एक बाल चलती है, जो बर्फ का गोला होता है वो ऐसे चलता है, चलता चलता उसके साथ एक और जुड़ गया बर्फ का टुकड़ा, उसके बाद आगे चला, फिर उसके साथ एक बर्फ का टुकड़ा जुड़ गया। वो चीज कहां पे आती है कि जब भी आप कोई भी पेपर पढ़ते हो तो उसके रेफरेंसेस आपके स्नोबॉलिंग के रूप में काम करेंगे। कि आप उसकी रेफरेंस या बिब्लियोग्राफी में जाओगे तो रेफरेंस या बिब्लियोग्राफी में जो भी पेपर इस पेपर को लिखने में मदद कर रहा है उसका रेफरेंस मिलेगा। आप उस रेफरेंस से आगे पेपरों को पढ़ सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं स्नोबॉलिंग। या क्या होता है कि आप जो भी पेपर पढ़ोगे उसके लिए क्रेडिबल सोर्स का यूज करोगे। उसके लिए क्या है, एक आजकल एक चला हुआ है, उसको हम बोलते हैं पीयर रिव्यू जर्नल्स। ठीक है, क्योंकि यूजीसी की अभी पीछे से एक आई थी कि जो पीयर रिव्यू जर्नल्स है वो अच्छे माने गए हैं। ठीक है, उसमें आपका सब्जेक्ट के जो होते हैं वो इस चीज को अलाउ करते हैं कि जी इस पेपर के अंदर दम है तो ये पेपर प्रकाशित हो सकता है। तो आपके जितने भी लिटरेचर से संबंधित सर्च है वो आपके क्रेडिबल सोर्स से होने चाहिए, यानी कि विश्वसनीय आपका क्या होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए। अगर विश्वसनीय सोर्स है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग इस तरह से क्या कर सकते हो, किसी भी पेपर को ढूंढ सकते हो। या स्नोबॉलिंग के माध्यम से आप कोई पुराना पेपर है जो इस पेपर को लिखने के लिए मदद कर रहा है उसको भी आप लोग ढूंढ सकते हो। उसके बाद क्या है कि जो भी आप चीज पढ़ रहे हो उसको इवेल्युएट करो क्रिटिकली। क्रिटिकली का मतलब क्या होता है, आप किसी पेपर को पढ़ रहे हो तो उस कंडीशंस में आप लोग उस चीज को विश्लेषण के रूप में देखो। ठीक है, आप अगर कोई पुराना थीसिस उठा के देखोगे या पेपर उठा के देखोगे तो उस कंडीशंस में क्या होगा, स्टडीड, डिस्क्राइब्ड, इवेल्युएटेड, ये सारे के सारे शब्द आते हैं। तो उस कंडीशन में क्या हो गया, वो ये इस चीज को बताते हैं कि जो भी आप लोग पढ़ोगे लिटरेचर रिव्यू के लिए उनको क्रिटिकली इवेल्युएट करना है। आप लोगों को ये नहीं देखना कि सिंपल पढ़ लिया, इसने ऐसे बोल दिया, इसने ऐसे बोल दिया। उसको जब तक आप लोग क्रिटिकली इवेल्युएट नहीं करोगे तो आपका जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर का सेक्शन है वो अच्छा नहीं होगा। इसलिए सबसे बढ़िया चीज क्या है कि जब भी आप लोग किसी भी पेपर को स्टडी करते हो तो उस कंडीशन में उसको क्रिटिकली इवेल्युएट करो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जब भी आप पेपर को पढ़ते हो उसकी थीम्स को आइडेंटिफाई करो। एक शब्द आता है जब आप किसी भी पेपर को पढ़ोगे, कीवर्ड्स। आप लोग किसी भी सेमिनार में जाते हो, कॉन्फ्रेंस में जाते हो तो वहां पर आप लोगों से एक पेपर मांगा जाता है। उसमें क्या होता है जी, स्टार्टिंग में एब्स्ट्रैक्ट लिखो 150 शब्दों में, 200 शब्दों में। उसके बाद नीचे कीवर्ड्स भी होने चाहिए। कीवर्ड्स क्या होते हैं, जो आपके पेपर की थीम होती है। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, स्टार्टिंग में भाई थीम का मतलब क्या हो गया कि ये पेपर किस चीज के ऊपर लिखा हुआ है।
उसको हम बोलते हैं थीम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ थीम। सेकंड चीज कि उसके अंदर डिबेट्स क्या है, किस चीज के ऊपर चर्चा की गई है। ठीक है, एग्रीकल्चर की चर्चा है, हाईवे की चर्चा है, किसी सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स की चर्चा है, बहुत सारे ऐसे आप लोगों को मिलेंगे। तो आप उसकी डिबेट्स को आइडेंटिफाई करो कि जी हाँ इसके अंदर किस चीज का डिबेट्स है। थर्ड, गैप्स। जब आप लोग पेपर को पढ़ोगे तो उस कंडीशंस में आप लोगों को साफ साफ ये पता चल जाएगा कि इस पेपर के अंदर गैप्स क्या है, और वो गैप्स आपकी रिसर्च में बहुत ज्यादा बेनिफिट देंगे। गैप से ही फिर आप लोग आगे चल पाओगे। तो जब भी आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखते हो तो उस कंडीशंस में उसकी थीम्स, डिबेट्स और गैप्स को आइडेंटिफाई करो। उसके बाद लास्ट, आउटलाइन योर स्ट्रक्चर। ये चीज क्या होती है, जब भी आप कोई भी लिटरेचर रिव्यू लिखते हो, रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखते हो, तो उस कंडीशंस में उसकी स्ट्रक्चर्स होती है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है। इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि आपका जो टॉपिक है उसको समझो। सेकंड, जो आप रिव्यू कर रहे हो उसका स्कोप समझो, टॉपिक को समझो, उसके रिव्यू को समझो। उसके बाद क्या है, उसकी एक बॉडी बनेगी। बॉडी का मतलब होता है पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर, जिसमें ऑर्गेनाइज थीमेटिकली, जो उसका थीम है उसके अनुसार उस चीज को क्या करो, ऑर्गेनाइज करो। थीम क्या है, स्टार्टिंग में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, उसके सोर्स की तरफ मत जाओ कि सोर्स क्या है, मगर थीम के अनुसार चलो। उसके बाद क्या है कि जब भी आप कोई भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखते हो तो उस कंडीशन में क्रोनोलॉजिकल समयानुसार होना चाहिए, पहले लास्ट वाला, उसके बाद नया नया नया, ऐसे करके। तो ये प्रोसेस है। जब भी हम कोई भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखते हैं तो उस कंडीशंस में इन प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ठीक है, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस है, आप लोगों को कोई चीज समझ में नहीं आई है, कमेंट बॉक्स में आप लोग डाल सकते हो। मैं उस चीज को दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, कोशिश करूंगा और अच्छे से समझाने की। और अगर आप लोगों को मेरे द्वारा बताई गई चीजें समझ में आ रही है, आप लोगों को फायदा मिल रहा है, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने स्कॉलर जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी फायदा हो सके। अगर इसके अलावा भी आप लोग किसी अन्य टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो तो आप लोग कमेंट सेक्शंस में बता सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।